बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स पढ़ा था कि अगर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो गैस के अंदर तब्दील हो जाता है। इसी तरह हमने कहा था कि अगर गैस को ठंडा करें तो वो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगी और अगर लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनकी ग्राफिकल फॉर्म। हीटिंग कर्व या कूलिंग कर्व होती क्या है, ये उसी इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स को ग्राफिकल शक्ल के अंदर ज़ाहिर करने का एक तरीका है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ a graph drawn between the internal energy and temperature of a system. Such graph is also called heating curve. हमने जो इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स पढ़ा था उसको समझने के लिए हम ग्राफ की मदद भी ले सकते हैं। वो ग्राफ बनता है इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। टेम्परेचर वो जो हम प्रोवाइड करते हैं जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। हम जब सॉलिड्स को गर्म करना शुरू करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ना शुरू हो जाती है और एक ख़ास पॉइंट्स के ऊपर जाकर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। और उस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, उसे हम कह देते हैं जी ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है। और वो टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक सारे का सारा सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील नहीं हो जाता। और इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कह देंगे हीटिंग कर्व। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। When a solid substance at a point A is heated, its temperature increases on attaining a specific temperature. It melts as shown by the point B in the figure 14.2. ये हम अगर फिगर देखें 14.2, इसके अंदर एक ग्राफ दिखाया गया। इस ग्राफ में एक हमारे पास है y एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर है टेम्परेचर, कि जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है, और जो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है या पार्टिकल्स हैं वो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पॉइंट ए के ऊपर जो हमारा सॉलिड है इसको हमने गर्म करना शुरू किया। पॉइंट ए पर सॉलिड को गर्म करना शुरू किया तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा, जब कहाँ पर पहुंचा, पॉइंट बी पर पहुंचा, तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ गया कि यहाँ पर जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर तब्दील होना शुरू हो गया। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर आकर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और इसको हीट करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। आगे हम इसको पढ़ते हैं। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन लिक्विड। दिस पॉइंट मीन्स ये बी जो पॉइंट है, ये यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट है, ये किसको शो कर रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हियर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस एज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बी टू सी। अब इस पॉइंट पर आकर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं सॉलिड को, हम सॉलिड को कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं, लेकिन जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो यूज हो रहा है सॉलिड के अंदर मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अब पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक आते आते सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगा। कि बी पॉइंट पर सॉलिड पिघलना शुरू हुआ है, मेल्ट होना शुरू हुआ है। अब इस बी और सी के दरमियान जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ सॉलिड की फॉर्म में होगा और कुछ सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में होगा, और आहिस्ता आहिस्ता सारा सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगा। कौन से पॉइंट के ऊपर? पॉइंट सी के ऊपर। When all the solids convert into the liquid, the temperature start rising again as shown in graph for the point C to D. अब यहाँ पर वो C to D पॉइंट की बात कर रहा है। ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है C से लेकर D की तरफ, कि C पॉइंट के ऊपर आकर सॉलिड जो है वो सारा का सारा लिक्विड के अंदर तब्दील हो गया। जब सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो गया उसके बाद उसका टेम्परेचर फिर से राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, C to D जो है लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर फिर से राइज होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। D पॉइंट पर पहुंचने के बाद
जो लिक्विड है वो उबलना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे अब लिक्विड की फेज चेंज हो रही है, लिक्विड तब्दील होना शुरू हो गया है गैसियस स्टेट के अंदर। एट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, के जैसे ही टेम्परेचर डी पर पहुंचा जो लिक्विड है उसने उबलना शुरू कर दिया। दिस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और यही जो है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अब जैसे ही डी के ऊपर पहुंचा टेम्परेचर तो वो आ गया है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद मजीद हीटिंग करने से टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब इस फेज के अंदर क्या हो रहा है, इस फेज के अंदर लिक्विड गैस के अंदर तब्दील हो रहा है। जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में तब्दील नहीं हो जाता टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, और पॉइंट ई के ऊपर आकर सारे का सारा जो लिक्विड है वो गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा। अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ए लाइन डी टू ई इन द फिगर शो नो फर्दर राइज इन द टेम्परेचर। डी से लेके ई तक जो लाइन है ये दिखा रहा है कि जो बॉइलिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ई। दिस कर्व रिप्रेजेंटेड द स्टेप्स फ्रॉम ए टू एफ इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। ई के बाद जो टेम्परेचर है वो फिर से राइज करना शुरू हो जाएगा, और ये जो सारा जो ग्राफ बना है ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। अब हम इस ग्राफ की मदद से इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने सॉलिड को गर्म किया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये इस्तेमाल हो रहा है जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, कि जैसे ही वो पॉइंट बी पर पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर पॉइंट बी पर पहुंचा मजीद उसके अंदर टेम्परेचर राइज होना, टेम्परेचर बढ़ना, दर्जा हरारत बढ़ना बंद हो जाएगा, दर्जा हरारत कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो फेज है बी टू सी, अब सी तक जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये जो फेज है ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की फेज है कि इसके अंदर सॉलिड पिघल रहा है, लिक्विड बन रहा है, लेकिन जैसे ही सी पॉइंट पहुंचेगा जो सारे का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर दोबारा से राइज करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ये एनर्जी दे रहा है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड को, ठीक है। ये किसको एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड को। और जैसे ही टेम्परेचर डी पर पहुंचा इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी है या जो हमारे पास लिक्विड है वो उबलना शुरू हो गया है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद मजीद अगर हीट करेंगे लिक्विड को तो वो टेम्परेचर उसका राइज नहीं करेगा, बल्कि टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रहेगा ई पॉइंट तक। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड तब्दील हो रहा है वेपर्स के अंदर, इससे गैस बन रही है, और ई पॉइंट पर आकर सारे का सारा जो लिक्विड है वो फिर वो क्या बन गया है, गैस बन गया है। उसके बाद अब वेपर्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा एफ तक। अब ये जो ग्राफ बना है इसे हम कहते हैं हीटिंग कर्व, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कूलिंग कर्व क्या होती है। कि कूलिंग कर्व में क्या होगा कि इसी को हम ठंडा करना शुरू कर देंगे, कि अब एफ पर आए हैं वेपर्स को हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। एफ से लेकर जो ई तक टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर जो वेपर्स हैं वो तब्दील होना शुरू हो गए लिक्विड्स के अंदर। अब इसको मजीद ठंडा करने के बावजूद ई से लेके डी तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब वेपर्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर तब्दील होना शुरू हो गए हैं। सारे के सारे जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो रहे हैं, और डी पॉइंट पर आकर सारे वेपर्स लिक्विड के अंदर तब्दील हो चुके हैं। उसके बाद इसको मजीद ठंडा करने पर इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर गिर रहा है तो लिक्विड किधर आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर एक लिक्विड सॉलिड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाए। अब सी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर तब्दील होना शुरू हो गया है, लेकिन सी से लेकर बी तक इसका जो टेम्परेचर है वो फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि सारे का सारा लिक्विड अब किधर जा रहा है, सॉलिड स्टेट में, और बी पॉइंट पर जाकर इसका जो सॉलिड स्टेट है वो कंफर्म हो जाएगी, सारा लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो गया। अब इसका टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये जो नीचे की तरफ कर्व बनी है इसे हम कहते हैं कूलिंग कर्व, ठीक है। इसकी अब हम रीडिंग कर लेते हैं। द सेम ग्राफ इन फिगर 14.2 कैन बी स्टडीड इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एफ टू ए, कि इसको अगर हम एफ टू ए रिवर्स पढ़ेंगे तो ये हमारी कूलिंग कर्व होगी।
When the gas present at point F is cooled, its temperature start decreasing. कि जब हम F के ऊपर गैस को ठंडा करना शुरू करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाएगा. At point E it starts converted into liquid, और पॉइंट E के ऊपर ये दोबारा से लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट और लिक्विफिकेशन पॉइंट. के इसी को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट. कंडेंसेशन हमने कल पढ़ा था. कंडेंसेशन कहते हैं जब जो गैसेस हैं वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाए, इस अमल को हम कंडेंसेशन कहते हैं. इट रिप्रेजेंट सेम टेम्परेचर एज दी बॉइलिंग पॉइंट. अब जो कंडेंसेशन पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों सेम होते हैं. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और गैस का जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो सेम टेम्परेचर होते हैं. द टेम्परेचर विल हाउएवर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन. कि जब तक कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. अब पॉइंट E टू C, ये पॉइंट E टू C जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. Further cooling will convert the liquid into solid at point C, which is called freezing point, and it is represent the same temperature as melting point. कि अगर अब हम इसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो C पॉइंट पर ये दोबारा से क्या हो गया, जमना शुरू हो गया, और इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जमना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. या जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाए उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं. सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होंगे, सेम होंगे. द लाइन C to B shows that the process of cooling is converting all the liquid into solid state at constant temperature. अब उसके बाद ये तो C to B लाइन है, ये शो कर रही है कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर. B पॉइंट पर आकर सारे का सारा जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा मुकम्मल तौर पर. उसके बाद इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा. फॉर वाटर अ हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस until it reaches 0 degree centigrade melting point. Then it remain constant while the ice melts into liquid water. Further heating will increase the temperature again until it reaches 100 degree centigrade, which is the boiling point. At this point it remains constant while the liquid water is converted into steam. ठीक है. अब यहाँ पर हम इसी को देखते हैं दोबारा से कि ये फर्ज करें कि ये हमारे पास जो सॉलिड है ये आइस है, बर्फ़ है. ठीक है. इस बर्फ़ को हमने गर्म करना शुरू किया. इस बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया. अब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बर्फ़ का होता है मेल्टिंग पॉइंट. ये क्या होता है, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट. कि अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी. और इस सारी स्टेज के ऊपर B to C जो पॉइंट है यहाँ पर बर्फ़ भी होगी और वाटर भी होगा. और C पॉइंट के अंदर सारी की सारी जो बर्फ़ है वो पानी के अंदर तब्दील हो जाएगी. उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और वो बढ़ता बढ़ता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाएगा. जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वहाँ पर वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. जब वो उबलता है तो इस यहाँ पर लिक्विड और गैस होती है, तो यहाँ पानी होगा और स्टीम होगी. D से लेकर E तक इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा. और इस स्टेज के ऊपर पानी स्टीम के अंदर तब्दील हो रहा है और E पॉइंट के अंदर सारे का सारा पानी स्टीम में तब्दील हो चुका है और इसका टेम्परेचर मज़ीद राइज करना शुरू हो जाएगा जब पानी सारा का सारा स्टीम बन जाएगा. अब अगर हम इसी को उलट देखें, इसी स्टीम को अगर हम ठंडा करना शुरू कर दें, जैसे ही स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा ये पानी के अंदर तब्दील होना शुरू होगी. अब जब तक सारी की सारी स्टीम पानी में तब्दील नहीं हो जाती इसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा. अब उसके बाद अगर इसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो ये टेम्परेचर 0 पर आना शुरू हो जाएगा. जैसे ही टेम्परेचर 0 पर आना शुरू हो गया तो जो पानी है वो फिर से बर्फ़ बनना स्टार्ट हो गया. इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. और जब तक सारे का सारा पानी बर्फ़ के अंदर तब्दील नहीं हो जाता इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा. जैसे ही सारे का सारा पानी बर्फ़ के अंदर तब्दील हो चुका है अब इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से मज़ीद नीचे आना शुरू हो जाएगा. अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पानी की हीटिंग कर्व होगी, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो पानी की कूलिंग कर्व होगी. अब आगे हम रीडिंग करते हैं. एट दिस पॉइंट इट रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम.
A cooling curve for water will show the temperature of steam decreasing until it reaches 100. कूलिंग कर्व के अंदर स्टीम का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है जब तक सारी की सारी स्टीम कंडेंस ना हो जाए, सारी की सारी स्टीम पानी के अंदर तब्दील ना हो जाए। द टेम्परेचर डिक्रीज अगेन अनटिल इट रीचेज 0। और इसके बाद जो टेम्परेचर है वो फिर से गिरना शुरू हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी दोबारा से बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो B to C और D to E लाइन्स हैं, ग्राफ के अंदर ये B to C और D to E लाइन्स है, ये लाइन शो कर रही है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है या हीट वो यूटिलाइज हो रही है किस काम के लिए, कि जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको तोड़ने के लिए। वो टूटेंगे तो फेज चेंज होगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर may not be brought about by changing the temperature only. Sometimes their interconversion may be affected more conveniently by changing both temperature and pressure at the same time. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो फेज चेंज है वो हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके नहीं ला सकते, बल्कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करेंगे तो जो फेज चेंज है वो जल्दी आएगी। क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आना शुरू हो जाएंगे, कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आना शुरू होंगे, और हम टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं जिससे वो जल्दी करीब आएंगे और गैस से लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स फ्रॉम प्रेशर इन हैंड्स ऑफ अ स्नोबॉल मेकर, कि अगर हम पहाड़ों के ऊपर वो जो बर्फबारी पड़ती है उसके गोले बनाते हैं, उस अगर वो जो स्नो बॉल है बर्फ का गोला बनाया हुआ है अगर उसे हाथ में दबाएं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। वो क्यों पिघल रहा है? वो प्रेशर के अप्लाई होने की वजह से, हम जो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उससे वो बर्फ जो है पिघल रही है। इसी तरह जो अमोनिया गैस है वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाती है -34 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि अमोनिया -34 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें 1 मेगापास्कल, कि अगर उसके ऊपर 1 मेगापास्कल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो फिर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टेम्परेचर ही ऐसी चीज़ नहीं है जो फेस चेंज करवाने में हेल्प करता है, बल्कि प्रेशर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। जो पहला सवाल है, व्हाई डज वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड cause more severe burns than liquid water at same temperature। सवाल पूछा है कि जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास स्टीम भी होती है और पानी भी होता है, कि एक तरफ हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म स्टीम है और दूसरी तरफ हमारे पास पानी है। तो जो स्टीम है वो उसका जो बर्न है वो शदीद होता है, कि वो ज़्यादा स्किन को जलाता है बनिस्बत पानी के। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मौजूद होती है, इसके अंदर पोशीदा हरारत मौजूद होती है। जैसे ही स्टीम हमारी स्किन के साथ टच करती है सारी की सारी स्टीम वाटर के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है, कंडेंस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो पानी के अंदर तब्दील होती है तो उसके अंदर जितनी भी हीट स्टोर थी वो सारी की सारी उसने स्किन के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। इसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से स्टीम जो है वो पानी की निस्बत ज़्यादा जलन पैदा करती है। इसको हम पढ़ते हैं, वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हेन इट टचेज द स्किन। जब ये स्किन के साथ टच करती है इट कंडेंसेस इनटू वाटर, ये पानी के अंदर तब्दील हो जाती है, एंड रिलीज हिज एक्स्ट्रा हीट, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीट स्टोर होती है वो ट्रांसफ़र कर देती है एनर्जी टू स्किन, के वो स्किन के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी वजह से जो स्टीम है वो ज़्यादा शदीद जलन पैदा करती है पानी की निस्बत। वाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े पहनने से हमें आराम क्यों महसूस होता है? इसकी वजह यह है कि जो कॉटन है वो पसीने को जल्दी जज़ब करती है। जब वो पसीने को कॉटन जज़ब करता है और उतनी ही जल्दी उसको एवेपोरेट करने में मदद देता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हीट होती है बॉडी के अंदर वो निकल जाती है पसीने के ज़रिए और हमें आराम महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। कॉटन क्लॉथ अब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ इट टू एवेपोरेट क्विकली। जो कॉटन के कपड़े हैं वो स्वेट को, पसीने को जज़ब करते हैं और उसे जल्दी जल्दी बुखारात में तब्दील कर देते हैं ड्यूरिंग एवेपोरेशन। और इस एवेपोरेशन के दौरान जो पसीना होता है वो बॉडी की जो हीट है वो अपने साथ ले जाता है जज़ब करके, और जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है, प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट। देयरफॉर वी फील कूल एंड कंफर्टेबल इन समर। और इसी वजह से हम गर्मियों के अंदर ठंडा और
आराम महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। इसमें से आपने सिर्फ ये 2 सवाल याद करने हैं और बाकी इसमें जो डेफिनेशंस हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ये आपने याद करना है। फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लें, वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर लिक्विड सॉलिड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाए उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट के वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर लिक्विड उबलना शुरू हो जाए या लिक्विड गैस के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस या लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स के अंदर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।